खबर और मैं हूं अनुराग शाह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लोकसभा चुनावों के साथ। लोकसभा के 3 चरणों के चुनाव होने के बाद सियासी पारा अपने चरम पर है। रैलियों के बाद आरोप प्रत्यारोप की भरमार है। सबसे पहले बात पीएम मोदी की चुनावी रैली की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के कंधमाल, बलांगीर और बरगढ़ में 3 चुनावी रैलियां की। तीनों रैलियों में उनके निशाने पर कांग्रेस समेत विपक्ष की दूसरी पार्टियां थी। पीएम ने कंधमाल में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस 50 सीट से नीचे सिमटने वाली है। 4 जून को कांग्रेस के संसद विपक्ष की भूमिका में भी नहीं रह पाएंगे। वहीं लोगों ने एनडीए को 400 के पार पहुंचाने का मन बना लिया है। अपने भाषण में पीएम मोदी ने मणिशंकर अय्यर के उस बयान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, इसलिए उनके साथ बातचीत की जानी चाहिए। जब अटल जी की सरकार ने पोखरण परीक्षण किया था, दुनिया भर में जितने भारतीय समुदाय रहता था वो गर्व की अनुभूति करता था। और आजादी के बाद पहली बार विदेश की धरती पर लोग उनकी तरफ सम्मान की नजर से देखते थे। वो परमाणु परीक्षण की इतनी बड़ी ताकत थी। साथियों, एक वो दिन था जब भारत ने दुनिया को अपने सामर्थ्य का परिचय करवाया था। और दूसरी तरफ एक कांग्रेस की सोच, कांग्रेस बार बार अपने ही देश को डराने की कोशिश करती है। वो कहते हैं संभल के चलो, पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान के पास एटम बम है। ये मरे पड़े लोग ये देश के मन को भी मार रहे हैं जी। और कांग्रेस का हमेशा ऐसा ही रवैया है। ये जो पाकिस्तान के बम 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 की बातें करते हैं ना, आज तो पाकिस्तान का हालात ये है कि बम को संभालना कहां, वो भी उसके बस का रोग नहीं है। अब तो वो बम बेचने के लिए निकले हैं। कोई खरीदने वाला मिल जाए। और लोगों को मालूम है क्वालिटी में दम नहीं है, वो माल भी बिकता नहीं है। पाकिस्तान के एटीएम बम पर दिए गए कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। You saw it during the 10 years of Congress, the UPA rule, how terror attacks were tolerated in a sense. Proper response was not given. They believed in sending dossiers to Pakistan to the extent that we will recall that the Mumbai attack, handlers have not still been punished. So the attitude and approach of Congress party towards terror is always been weak and soft. तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज
पार्टी ऑफिस में पहला चुनावी भाषण दिया। इस भाषण में केजरीवाल ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। केजरीवाल ने कहा, मुझे दिल्ली और देश की राजनीति में परिवर्तन लाने के लिए भेजा गया है। केजरीवाल ने 21 मिनट के भाषण में शुरुआत हनुमान जी से की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तानाशाही, भ्रष्टाचार, देश, विपक्षी गठबंधन से होते हुए प्रभु यानी भगवान पर खत्म की। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे। क्या भाजपा उन्हें लाल कृष्ण आडवाणी की तरह रिटायर करेगी? अगर भाजपा ये चुनाव जीतती है तो मोदी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे। सरकार बनने के 2 महीने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पद से हटाया जाएगा। अगर ये चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की जो राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे ये लोग। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे ये लोग। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? केजरीवाल के दावे पर तेलंगाना में अपनी रैली के दौरान अमित शाह ने करारा जवाब दिया है। अमित शाह ने कहा, भाजपा में कोई कंफ्यूजन नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल एंड पूरी कंपनी को और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं कि मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको खुश होने या दुखी होने की जरूरत नहीं है। ये बीजेपी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि मोदी जी ही आगे का, ये कहीं नहीं लिखा है और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। चुनावी खबरों के बाद नतीजों पर आते हैं। टाटा मोटर्स के चौथी तिमाही के नतीजे आ चुके हैं। मुनाफे में 200% से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली है। नतीजों और सेगमेंट की ग्रोथ को डिटेल्स लेकर हमारे साथ आ रही है सृष्टि शर्मा। सृष्टि, बताएं किस तरह के रहे नतीजे? जी हाँ, ज़बरदस्त नतीजे पेश किए हैं टाटा मोटर्स ने इस बार, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो उनका प्रॉफिट है वो उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा रहा है। पर जी हाँ, यहाँ पे एक एडजस्टमेंट ज़रूर है, क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 17,400 करोड़ के आसपास आया है, जब हमारी उम्मीद थी कि 7,000 करोड़ ये आंकड़ा रहेगा। पर इसकी वजह ये है कि इस बार डेफर्ड टैक्स कंपनी ने एडजस्ट किया है। 9,480 करोड़ के आसपास का डेफर्ड टैक्स उन्होंने रिपोर्ट किया है, जिसके चलते इनका प्रॉफिट बढ़ते हुए दिखा है। पर इसके अलावा भी कंपनी की आय देखें, वो उम्मीद के मुताबिक है। मार्जिन्स में भी सुधार है साल दर साल, और उम्मीद के मुताबिक आए हैं मार्जिन्स 14.1% पे। अब मार्जिन्स की बात कर ही रहे हैं तो जेएलआर और इंडिया बिजनेस के मार्जिन्स भी बता दें तो जेएलआर के जो इबिट मार्जिन्स हैं वो उम्मीद से थोड़े से कम जरूर है, पर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने को मिली है इनके कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल मार्केट मार्जिन्स में, जहां पे कमर्शियल व्हीकल का इबिटा मार्जिन 12% पे आया है और साथ ही पैसेंजर व्हीकल का इबिटा मार्जिन 7.3% पे आया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी की कमेंट्री की तो वो भी काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि कंपनी का ये कहना है कि हालांकि वो थोड़े से फर्स्ट हाफ को लेकर थोड़े से उनको लगता है कि थोड़ा कमज़ोर रह सकता है सेकेंड हाफ के मुकाबले, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल में भी वो उम्मीद कर रहे हैं कि सेकेंड हाफ में ही डिमांड कैचअप करेगी। पर इसके अलावा प्रीमियम लग्जरी की जो डिमांड है वो अभी भी स्ट्रॉन्ग है, और टाटा मोटर्स काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि वित्तीय वर्ष 2025 में भी वो एक बार स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस डिलीवर करेंगे। कैश फ्लो की सिचुएशन भी काफ़ी मजबूत है, साथ ही कंपनी ने अपने कर्ज कम जो है लगातार करती हुई नजर आई है, और अपनी गाइडेंस के वित्तीय वर्ष 25 में वो पूरे नेट ऑटो डेट फ्री हो जाएंगे, उस पे भी कंपनी कायम है। तो मजबूत नतीजे टाटा मोटर्स की तरफ से। सिप्ला के भी चौथी तिमाही के नतीजे आ चुके हैं। आय और मुनाफा अनुमान के मुताबिक रहा है।
लेकिन एबिटा और मार्जिन जो है वो अनुमान से कम रहे हैं। सृष्टि हमारे साथ जुड़ी हुई है। सृष्टि, सिप्ला के भी जो नतीजे हैं उनकी पूरी डिटेल्स बताइए आप। सिप्ला के नतीजों की बात करें तो बहुत ज़्यादा खास नतीजे नहीं आए हैं। जी हाँ, जो कमेंट्री है वो थोड़ी सी पॉजिटिव साइड ज़रूर रही है, क्योंकि नतीजों में जो कंपनी के मार्जिन परफॉर्मेंस है उसने थोड़ा निराश ज़रूर किया है। कंपनी के मार्जिन हम उम्मीद कर रहे थे कि थोड़े बेहतर आएंगे। 21.4% पे कंपनी के मार्जिन आए हैं, जो कि तिमाही दर तिमाही काफ़ी गिरावट हमने देखी है। इसके अलावा कंपनी की आय उम्मीद के मुताबिक है, हालांकि प्रॉफिट फिगर भी उम्मीद के मुताबिक है 939 करोड़ पे। पर कहीं ना कहीं जो इनके यूएस बिजनेस को देखा जाए तो वहाँ पे जी रेव लिमिट की सेल से एक पुश ज़रूर मिला है, पर इंडिया बिजनेस में जहां हम 10% ग्रोथ की उम्मीद कर रहे थे उसके मुकाबले 7% ही ग्रोथ रही है। पर आने वाले साल के लिए कंपनी की कमेंट्री पॉजिटिव ही है, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो यूएस में जो सेल्स हैं वो पिछले कई क्वार्टर्स से कंपैरिजन में थोड़ी बेहतर ज़रूर रहेगी। इंडिया पे भी वो पॉजिटिव हैं। साथ ही साथ कंपनी का ये भी कहना है कि जो गोवा प्लांट है इनका, जो कि सिप्ला के लिए काफ़ी अहम प्लांट है, उसका री इंस्पेक्शन ड्यू है। जल्द ही उसका री इंस्पेक्शन हो सकता है, और अगर ये हो जाए और पॉजिटिव तरीके से हो जाए तो सिप्ला के लिए ये बड़ी खबर होगी। आखिरी में उन्होंने मार्जिन गाइडेंस भी दी है कि FY25 में जो वो मार्जिन उम्मीद कर रहे हैं वो 25% या उससे बेहतर हो सकते हैं। तो ऑल इन ऑल नतीजे इतने खास नहीं रहे, पर जो कमेंट्री थी वो पॉजिटिव साइड जरूर थी। धन्यवाद सृष्टि, टाटा मोटर्स और सिप्ला के नतीजे बताने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। ओमेगा हेल्थ केयर की अधिग्रहण की गाड़ी आगे बढ़ चुकी है। ब्लैकस्टोन कंपनी में कंट्रोलिंग स्टेक हिस्सेदारी को खरीदने पर विचार कर रहा है। गोल्डमैन सैक्स और एवरस्टोन ओमेगा में बड़ा हिस्सा बेच सकते हैं। इस पूरी डिटेल्स बताने के लिए, इस डील से जुड़ी हुई पूरी डिटेल्स बताने के लिए जुड़ गए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनुराग जोशी। मिस्टर जोशी, बताइए क्या डिटेल्स है इस डील से जुड़ी हुई। अमेरिकी प्राइवेट इक्विटी कंपनी ब्लैकस्टोन ओमेगा हेल्थ केयर मैनेजमेंट में भागीदारी खरीदने के एक प्रस्ताव पर काम कर रही है। सूत्रों ने ईटी नाउ स्वदेश को बताया कि ब्लैकस्टोन यह जो मेजॉरिटी भागीदारी ओमेगा में है वह दो निवेशक गोल्डमैन सैक्स एसेट मैनेजमेंट और एवरस्टोन ग्रुप एक प्राइवेट इक्विटी कंपनी है, इन दोनों से खरीदने के पर विचार कर रहा है। अभी गोल्डमैन सैक्स एसेट मैनेजमेंट का ओमेगा में बड़ी भागीदारी है एवरस्टोन के मुकाबले, और प्लान के अनुसार गोल्डमैन सैक्स अपना अधिकांश जो भागीदारी है कंपनी में वह एक नए निवेशक को बेच सकता है, और बेचने के बाद वो ऐसी भी संभावना है कि वह कुछ जो भागीदारी है वह रखे। और एवरस्टोन अपनी सारी भागीदारी इस प्रोसेस के द्वारा बेचने के इच्छुक है। अभी ओमेगा हेल्थ केयर एक स्पेशलिस्ट टेक कंपनी है जो कि रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट इसमें स्पेशलाइज करती है, और ये जो अपनी सॉल्यूशंस हैं वो हेल्थ केयर कंपनियों को प्रोवाइड करती है। अभी इसकी जो हेडक्वार्टर्स है वो यूएस में है, और लेकिन अधिकांश जो इसके ऑपरेशंस हैं वो भारत में हैं। 2003 में इसकी स्थापना हुई थी और करीब 30,000 इसके कर्मचारी हैं। धन्यवाद इन तमाम डिटेल्स के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। जनरल इंश्योरेंस कंपनी गो डिजिट का आईपीओ 15 मई से खुलेगा। कुल जो इश्यू साइज है इस आईपीओ का वो है 2,615 करोड़। प्राइस बैंड जो कंपनी के द्वारा बताया गया है वो है 258 रुपये से लेके 272 रुपये प्रति शेयर। कारोबार और योजनाओं पर हमने जो है बात करी कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन कामेश गोयल से। लंबे इंतजार के बाद ये फाइनली आईपीओ आ रहा है, किस तरह का आपको लग रहा है? और इसमें फ्रेश इशू है, उस 1250 करोड़ का फ्रेश इशू है। इसके अलावा ऑफर फॉर सेल भी है जिसमें एग्जिस्टिंग जो इन्वेस्टर है वो शेयर बेच रहे हैं, और आपकी कंपनी के अंदर जो प्रसिद्ध सेलिब्रिटी है अनुष्का शर्मा, विराट कोहली भी निवेशक है, तो क्या उनके द्वारा भी कुछ शेयर बेचे जा रहे हैं? इसके अलावा और कौन से शेयर होल्डर है जो ऑफर फॉर सेल के अंदर हिस्सा बेच रहे हैं? शुक्रिया अनुराग मेरे से बातचीत करने के लिए। तो हमारा जो प्राइमरी ऑफर है वो 1125 करोड़ का है, और जो बाकी शेयर्स 5.4 करोड़ जो हम शेयर बेच रहे हैं वो ऑलमोस्ट 99.9% शेयर्स वो होल्डिंग कंपनी गो डिजिट इन्फोवर्क्स जो है, जो प्रमोटर है डिजिट जनरल इंश्योरेंस की,
वो उनसे बेच रहे हैं। इस ऑफरिंग के साथ हमारा जिस दिन कंपनी लिस्ट होगी उस दिन 25% से ज्यादा पब्लिक फ्लोट भी उस दिन अचीव हो जाएगा। अच्छा, यस। और सर, ये जो पैसा जुटाया जाएगा इसका इस्तेमाल आप कहाँ पे करेंगे, किस लिए ये जो पैसा आप जुटा रहे हैं? अनुराग, आप देखेंगे जैसे बैंक में बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स, तो इंश्योरेंस में ऐसे सॉल्वेंसी नॉर्म्स होते हैं। तो सॉल्वेंसी का मतलब ये होता है कि अगर आप जितना प्रीमियम रख रहे हैं उसकी एक परसेंटेज आपको शेयर होल्डर्स को कैपिटल डालनी चाहिए। और फाइनेंशियल सर्विसेज में बेसिकली रेगुलेटर्स का हमेशा ये कोशिश रहती है, और सही भी, कि जो भी पॉलिसी होल्डर्स को आप प्रॉमिस कर रहे हैं वो फुलफिल हो। अगर आप पिछले 24 साल में भी देखेंगे, जब से हमारा सेक्टर ओपन अप हुआ है, इतनी प्राइवेट कंपनीज आई हैं, कितनी फाइनेंशियल क्राइसिस हो कुछ हो, कभी भी इंश्योरेंस कंपनी को कोई उस टाइप का इशू नहीं आता, और ये सॉल्वेंसी नॉर्म्स के कारण। तो जब हम ये 1125 करोड़ रेस कर रहे हैं, ये सॉल्वेंसी के लिए ही खाली रेस कर रहे हैं। IRDA सॉल्वेंसी नॉर्म्स के हिसाब से आपका मिनिमम 150% सॉल्वेंसी नॉर्म होना चाहिए। हमारा 31 दिसंबर 23 को ये 160% है, जो 150 के काफी पास है। तो ये 1125 करोड़ रेस करने के बाद हमारा सॉल्वेंसी है, ये मेरे हिसाब से करीब 200% से ऊपर चला जाएगा। तो इसका पर्पस खाली सॉल्वेंसी रेशियो बीफ अप करने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए है। और बाकी सर, जो विस्तार वगैरह करना है, आपको टेक पे खर्च करना है, क्योंकि आप पूरी तरह से टेक एनेबल्ड के तौर पे अपने आप को बताते हैं, तो वहां के लिए आपके पास पर्याप्त पूंजी है? जी, एक्चुअली हमारा जो इंश्योरेंस में अगर हम कैश फ्लो बिजनेस देखेंगे, तो जो मेरे को याद है, तो मैं फर्स्ट क्वार्टर के पहले तिमाही के बाद से ही हम कैश फ्लो पॉजिटिव हैं। हमारे कंपनी के टोटल असेट्स अंडर मैनेजमेंट अभी भी 15,000 करोड़ हैं। तो कंपनी के पास किसी भी तरह का एक्सपेंशन करने के लिए पर्याप्त पैसा है ऑलरेडी। ये तो खाली सॉल्वेंसी के लिए है, और सॉल्वेंसी के लिए आपको इक्विटी कैपिटल ही प्राइमरी सोर्स है आपका, जिसको आप उसको बीफ अप कर सकते हैं। जो बाकी कैश है वो सॉल्वेंसी में फिर वो काउंट नहीं होता, उसके लिए आपको नेटवर्थ ही चाहिए एक मिनिमम। यस सर। सर, आपकी RHP को मैं पढ़ रहा था, तो वहां पे बताया गया है कि जो प्रॉफिट को लेकर कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है और भविष्य में भी इसको लेकर असमंजस रह सकता है, तो ये निवेशकों को किस तौर पे देखना चाहिए जो आपके IPO में पैसा लगाना चाहते हैं? सो अगर आप देखेंगे जनरल इंश्योरेंस में 3 मोटे मोटे प्रॉफिटेबिलिटी ड्राइवर्स हैं। एक तो इन्वेस्टमेंट इनकम है, तो वो आपको देखना चाहिए कि कंपनी का कितना AUM है, क्या उस इन्वेस्टमेंट है, और क्या इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी। दूसरा लॉस रेशियो है, क्योंकि आपको क्लेम्स देने के बाद आपकी अंडर राइटिंग कैसे उससे वो पता चलता है। तीसरा है कि आपके ओवरऑल एक्सपेंसेस कैसे। जैसे इंश्योरेंस में और इंडिया में अकाउंटिंग होती है, उसमें क्या होता है कि जैसे अगर आपने मान लीजिए 365 रुपए की एक पॉलिसी इशू की और उस पर आपने मान लीजिए 36 रुपए कमीशन दिया, तो आज आप पॉलिसी इशू करेंगे तो आपका रेवेन्यू जो इनकम काउंट होगा वो 1 रुपया होगा। अच्छा। बट जो 36 रुपए आपने कमीशन दिया है, वो इमीडिएटली आपको वो करना पड़ेगा, लॉस दिखाना पड़ेगा, उसको एक्सपेंस आउट करना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, जो कंपनी शुरू में फास्ट ग्रो करती हैं, स्पेशली क्योंकि बेस छोटा होता है, तो उनका ये लॉसेस शुरू में ज्यादा दिखते हैं। ये एक प्राइमरी रीजन है, और इसलिए आप अगर देखेंगे तो हमारा 22 से 23 में 9 महीने में हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। तो मैं रिटेल इन्वेस्टर्स को पर्सनली भी, जब मैंने फर्स्ट टाइम जनरल इंश्योरेंस को समझा था, तो वॉरेन बफेट का 1996 या 1997 का एक सालाना जो शेयर होल्डर्स का बड़ा फेमस लेटर लिखते हैं, उन्होंने उसमें जनरल इंश्योरेंस को और फ्लोट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो कोई भी रिटेल इन्वेस्टर जो अगर जनरल इंश्योरेंस समझना चाहता है, वो उनका एक लेटर पढ़े। अब उनको उसमें बड़ा फिर क्लियरली समझ में आएगा कि ये बिजनेस बाकी किसी भी और बिजनेस से बड़ा अलग है। और जैसा मैंने कहा कि हमारी नेटवर्थ तो 2500 करोड़ के लगभग है 31 दिसंबर 23 को, बट हमारे पास AUM 15,000 करोड़ है। तो ये बिजनेस बाकी हर बिजनेस से बड़ा अलग है, और इसके प्रॉफिट ड्राइवर्स भी अलग हैं। तो मैं तो आपके लोगों को एनकरेज करूंगा कि जैसे मैंने सीखा, मास्टर से सब लोग पढ़ें और उसको सीखें। तो ये थे गो डिजिट का मैनेजमेंट। लंबे अरसे के बाद जनरल इंश्योरेंस कंपनी का IPO आ रहा है और मैनेजमेंट ने अपना पूरा फ्यूचर प्लान बताया। लेकिन अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि बाजार पर जो दिग्गज एक्सपर्ट है मोतीलाल ओसवाल के रामदेव अग्रवाल, उनका क्या नजरिया है। जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं बाजार की। मोतीलाल ओसवाल ग्रुप के चेयरमैन और को फाउंडर रामदेव अग्रवाल ने हमसे खास बातचीत में कहा कि बाजार में मौजूदा गिरावट से रिटेल निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें निवेश जारी रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि बेहतर मॉनसून से ग्रामीण इकोनॉमी में अच्छी रिकवरी की उम्मीद है। रामदेव जी, सबसे पहले मैं आपसे ना एक शेयर होल्डर व्यूअर की तरफ से पूछना चाहूंगा। बहुत ही शानदार नतीजे आपकी कंपनी ने इस बार दिए हैं। एज अ मैनेजमेंट एक सवाल पूछ लेता हूं, और उसी से रिलेटेड जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर के जो सारे स्टॉक्स हैं, 1 दर्जन स्टॉक्स हैं, आपको नेक्स्ट कुछ सालों में उनकी तरफ आपका क्या रुझान बन रहा है? एक तो आप वैसी ही कंपनी चलाते हैं, प्लस उन स्टॉक्स की तरफ लोगों का काफी इंटरेस्ट बना है, तो क्या आउटलुक लग रहा है आपको मार्केट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स, एएमसीज, म्यूचुअल फंड, ये सब डिस्ट्रीब्यूटर्स? देखिए, ये सेगमेंट जो है ना अच्छा तो कर ही रहा था पहले से ही। मतलब हम तो आप देखिए मोतीलाल ओसवाल को 20-25% से हम ऐसे भी ग्रो हो रहे थे नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन देखिए, अब 2020 से जो डीमैट अकाउंट्स का जो तूफान चालू हुआ, सुनामी चालू हुआ है, उससे अंतर तो पड़ता है ना। आपका यदि मान लो इनफ्लो जो है ज़्यादा है, तो आपको पहले तो वो लैंड होगा ब्रोकिंग में या एसेट मैनेजमेंट में। यदि मान लो म्यूचुअल फंड के थ्रू आया तो सीधा एएमसी में चला जाएगा। यदि मान लो डायरेक्ट स्टॉक के थ्रू आया तो ब्रोकर के पास आएगा वो। सो ये दोनों जो है ना, मतलब गेटवे बन जाते हैं फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स। सो वो हो गया। तो उसी कारण से क्या है, आपका देखिए ये गेम जो है ना बड़ा होता जा रहा है ना, क्यूमुलेटिव है। जो पैसा आता है कहीं बाहर जाता नहीं हो। सो इट इज़ अ क्यूमुलेटिव इन कैरेक्टर। ऐसा नहीं, इट्स नॉट अ फ्लो, इट्स एन एक्यूमुलेशन। एंड द गेम की से आपका 1 करोड़ 1 करोड़ 10 करोड़ हो गया, तो आप यू हैव बिकम 10 times बिगर क्लाइंट. So that is what is happening now. The game is becoming exponentially bigger. One is the fresh money, and second is the existing money playing out. So I think like US and all, the game is very, very large. I think we are going to see some kind of a build-up like that in India. We are at about $5 trillion market cap. We are at 410 lakh crores. That is about $5 trillion. And we are growing at about 18%. Correct. So today we are at $5 trillion. My sense is by 2028-29 will be $10 trillion market cap market. So the size of the issues, size of the largest company. See, largest company is about 6% of market cap. So 5 से 6%. तो आप समझिए उधर Microsoft is also 6% of the US market cap. Correct. 6%, $3 trillion on 50 trillion. Correct. We are Reliance is 20 lakh crores on a say 400 lakh crores. So that's also 5%. So ये सबसे बड़ा so my biggest company, I don't know what the name will be, but after 4 years it will be say 800 lakh crore market cap, and the largest company will be 40 to 45 lakh crore. Okay. So you imagine what will be the turnover under that. तो ये सारे ये जो फ्लोज हैं, आपने कहीं पे बात बोली थी कि आपको आश्चर्य नहीं होगा कि अगर म्यूचुअल फंड के जो टोटल एसेट्स है वो टोटल एफडीज के बराबर हो जाए नेक्स्ट 8-10 सालों में। 8-10 साल तो जल्दी बोल रहे हैं आप, लेकिन 15 साल में वो मर्ज होगा। मतलब वो जो देखिए जो बड़ा गैप है, हाँ बड़ा गैप है। सो अभी देखिए वहाँ पर करीब है 200 लाख करोड़ एंड हम अभी 35 लाख करोड़ में, तो गैप बहुत ज़्यादा है, करीब 1:6 का गैप है। सो टाइम लगेगा, बट डायरेक्शन वही है। तो अभी समझिए 1/6 है, 1/3 हो जाएगा। हाँ, मतलब मेरे लगता है कि अगला 3 साल में ये 35 लाख करोड़ जो है वो हो जाएगा करीब 70 लाख करोड़। वो जो है करीब 250 लाख करोड़ होगा, तो 1:4 हो जाएगा। 3 से 4 साल में मेरे ख्याल से 1:4 हो जाएगा। तो ऐसे वो गैप कम हो जाएगा। तो ये स्टॉक्स जो हैं, इस तरह की कंपनी के स्टॉक लेके 8-10 साल 15 साल का व्यू लेके बैठने में चतुराई होगी। कौन से स्टॉक्स की बात कर रहे हैं? एएमसीज, डिस्ट्रीब्यूटर्स, म्यूचुअल फंड्स, ये सब। आई थिंक दे विल, द गाइज हु आर सक्सेसफुल, सी वहाँ पर भी क्या है कि एवरीबडी इज नॉट सक्सेसफुल। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ओके एक्सटर्नल टेलविंड इज गुड, व्हाट इज द इंटरनल टेलविंड, आर दे विनिंग इंटरनली और लूजिंग, वो बहुत जरूरी है। सर ये बताइए कि पिछले हमने कल जो है एसआईपी का डेटा देखा, 20,000 करोड़ पहली बार क्रॉस हुआ, और कुछ माइनर ब्लिप्स आए थे बाजार में, उसके बाद भी लोग दबा के पैसा डाल रहे हैं। इलेक्शन का थोड़ा डर है, ट्रेडिंग कम्युनिटी में डर है, बट पैसा बहुत आ रहा है। तो ये आपको लगता है कि इलेक्शन का मैटर 1-2 महीने का है, अगर कंटिन्यूटी मिल गई बाजार को तो रिफॉर्म वगैरह वो सब फिर अरे सब होगा भाई, लेकिन समय तो समय लगता है ना। आपको 3 वीक निकलेगा, 4 तारीख आएगा, वो भी दिन आएगा, उसमें क्या तकलीफ है। आई मीन सेम गवर्नमेंट, आई मीन 99.9% सेम गवर्नमेंट इज कमिंग। जो भी होगा थोड़ा अनसर्टेनिटी होगा, अब जो भी देखेंगे। अभी अब 3 वीक रुक जाते हैं भाई, सब चीज़ हम तो प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते ना। लेकिन सी उसको छोड़ के जो एक्सटर्नल हो रहा है, मतलब उनके कारण से इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे हैं। इन्वेस्टर्स आ रहे हैं बिकॉज द मार्केट्स आर डूइंग वेल, now it is easy to do the KYC,
in 5 minutes you can open your account. So that ease of opening the account and digital infrastructure which is there, इसके कारण से लोग आ रहे हैं. ये तो अच्छा, कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे क्या आपका व्यू है? कॉर्पोरेट अर्निंग्स इस साल अभी देखिए, अभी इस बार 15-16% दिख रहा है इस क्वार्टर का. मेरे ख्याल से 16-17% है एग्रीगेट अर्निंग्स ग्रोथ, विच इज़ गुड. वो भी इन अ सिचुएशन व्हेन एक्चुअली द होल कंट्री इज बिजी इन इलेक्शन एंड थोड़ा बहुत हीट वेव भी है. सो आई थिंक नेक्स्ट ईयर यदि मान लो मानसून अच्छा आया और गवर्नमेंट कम्स बैक एंड होपफुली एक आध लड़ाई झगड़ा भी बंद हुआ है, तो आई थिंक द मानसून प्लस कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट वुड डू वंडर्स टू दिस. ये कॉम्बिनेशन जो है, या आई वुड थिंक दैट अर्निंग्स ग्रोथ विल बी अबाउट मोर लाइक 18-20% इन नेक्स्ट 1 ईयर. सर ये अभी सारे जितने भी कंज्यूमर कंपनीज हैं, उन लोगों ने कई सालों के बाद थोड़ी पॉजिटिव बोल रहे हैं कि रूरल रिकवर कर रही है, मामला थोड़ा बेहतर हो रहा है. और चारों ने बोला, ब्रिटानिया, डाबर, मेरिको. ब्रिटानिया ने ज़्यादा जोर से बोला ना. ब्रिटानिया ने तो कॉन कॉल तेजी की, रिजल्ट गड़बड़ थे. तो मोटा मोटा ये हुआ कि डाबर, मेरिको, ब्रिटानिया, HUL अर्निंग्स को साइड में रख दीजिए, बट कमेंट्री में फॉरवर्ड लुकिंग क्या बेस इफेक्ट आ गया ना, जो लग रहा है राउंड लास्ट से चालू हुआ उसका 4 क्वार्टर खत्म हो गया और सामने मानसून दिख रहा है. तो मेरे ख्याल से दे मस्ट बी सीइंग ग्रीन शूट्स ऑन द ग्राउंड. आपको SBI जो PSU लीडर हैं बैंक्स के, उनकी कमेंट्री में क्या नजर आया? बम्पर था ना रिजल्ट. आई मीन द बेस्ट एनीबडी कुड एक्सपेक्ट. एस्टिमेट से कितना वे अहेड ऑफ एस्टिमेट्स. सो दीज आर द चेंजेस व्हिच वन हैज टू नोटिस एंड बेट ऑन देम. एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ. ये जो मैन्युफैक्चरिंग थीम है आपके पोर्टफोलियो में काफी रिफ्लेक्टेड है और ये बड़ा थीम है. ये यहाँ के वैल्यूएशन के आपको चैलेंजिंग नहीं लगते, या आपको लगता है अर्निंग्स ग्रोथ तगड़ी है, पकड़ लेंगे आपस में? वैल्यूएशन इन जनरल महंगा है, इसमें कोई डाउट नहीं है. बट जस्ट दैट प्रेशर है, हम लोगों को कोई चॉइस नहीं है कहीं और जाने का, हम यहीं रहेंगे. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट यू आर बाइंग एट एक्सपेंसिव प्राइस. आपको एक्सपेंसिव तो खरीदना ही है, मतलब खरीदने जाओगे तो सस्ता कहीं मिलेगा नहीं. सो यू हैव टू बी केयरफुल व्हाट यू बाय रिलेटिवली चीप. Now there's no cheap. It is relative cheap. You know? तो ये एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए कुछ बड़ा ट्रेंड आप जो पढ़ रहे हो, आप देख रहे हो, आप इतनी सारी कंपनीज से मिलते हैं, कुछ बता के जाएं. नहीं, ऐसा मतलब मेरे को तो क्लोज टू माई हार्ट इज माई कैपिटल मार्केट सेगमेंट. वहाँ पर जो बिजनेसेस हैं दे आर स्केलिंग अप वेरी रैपिडली एंड इट इज हैपनिंग वंस इन अ लाइफ टाइम. इन द सेंस दैट वाज नॉट द केस 10-15 years बैक. इट वाज वेरी सिक्लिकल, यू नो. मतलब थोड़ा सा चलाने की फिर ढप, तो उसी कारण से क्या है, कॉन्फिडेंस नहीं था बाजार में किसी को कि ये सेगमेंट में पैसे बन सकते हैं करके. बट नाउ द प्रॉफिट्स आर बिकमिंग सीरियस. वेदर एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वेदर हमें 2 लाख 4 लाख करोड़ का एसेट मैनेजमेंट कंपनी बहुत सारे होते जा रहे हैं. तो वो जो स्केल आ रहा है यहाँ पर, जो सस्टेन जो आपको इन्फ्लो आ रहा है, वो कहीं कहीं घूम फिर के एसेट मैनेजमेंट में जाएगा, ब्रोकिंग में जाएगा, वेल्थ में जाएगा. तो सब जगह जो है AUM बहुत बढ़ते आ रहा है. साइज ऑफ द कॉर्पोरेट्स आर इंक्रीजिंग. सो आई थिंक दैट इज अ सेगमेंट वेयर आई थिंक विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. वो बहुत ज़रूरी है देश के लिए, क्योंकि जो देश का जो टॉप डाउन इफेक्ट है, मतलब जो वेल्थ इफेक्ट है, वो स्टॉक मार्केट से आता है. आप देखिए लास्ट ईयर करीब 130 लाख करोड़ का मार्केट कैप बदलाव आया जी. दैट इज 35% ऑफ GDP. अब वो 35% ऑफ GDP मान लो उसका 10% भी यदि मान लो लोग खर्च करें तो 3-3.5% ऑफ GDP होता है. बहुत बढ़िया बात. तो आप जो 7.5% 8% ग्रोथ है वो 10-11 भी हो सकता है. और लोगों का यही रुचि होती है, 10 लाख रुपए बने, चलो 2 खर्च कर लेते हैं. भाई तो ये मत उतने की बात करो, मत आएगा. चाहे 10% हो या 5, लेकिन 10 पॉजिटिव तो आएगा ना वो. आएगा. तो उसी कारण देखिए सब इकोनॉमिस्ट लोग का प्रेडिक्शन गलत आ रहा है. सब एक 1.5% से 1.5% से नीचे आ रहा है. सही बात. तो वो इसी कारण से है. और मेरे लगता है ये अच्छा सरकार आ जाए, अच्छे ढंग से मानसून हो जाए, अब थोड़ा ऑयल का दाम थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, ये सब एक साथ यदि हो जाए तो अगला साल बम्पर रहेगा. क्या बात है. बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए. थैंक यू. थैंक यू. तो ये बाजार की आगे की चाल पर थे रामदेव अग्रवाल जी. लेकिन स्वदेश खबर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही. बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ET Now.